मैं ही समझता हूँ इस लिहाज से वफाद पाकिस्तान के और नया सरदार के तौर पर जनाब आसिम मुनीर से मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा उनके कि इसका वो खोज लगाने के लिए जिस हद तक कोशिश करी जा सकती करनी चाहिए, ताकि कम से कम फौज का, हमारे एक्स चीफ का जो नाम है, इससे जो बदनामी हुई उससे बाहर निकले। अपनी लाश अंदर नहीं रखता, बदली बदली बाहर निकाल के फेंक देता है, तो ये दुनिया के समुद्र में ये चीजें ज्यादा छुपेंगी नहीं। आपको बड़े जल्द सारी स्टोरी सुबह बिल्कुल बाज़ सामने आ जाएगी आपके, और लोगों को जल्दी आउटलाइन तो जल्द में लोगों का अंदाजा है, कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन आपके सामने सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इंतखाब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आज खान साहब ने बहुत बड़ी ऑफर की है इनको, और डेफिनेटली जो बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशंस हो रही हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, सदर मुमलिकत हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप की जो शख्सियात हैं वो भी यही चाह रही हैं बिल्कुल कि मुल्क में ये क्राइसिस ख़त्म हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ आज होंगे जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा, और थोड़ी देर बाद हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अलीना इलियास भी ज्वाइन कर लेंगे जो हमारी को एंकर हैं। मौजू बहुत अहम है, इसलिए जनरल साहब को ज़हमत दी है। जिन मौज़ूआत पर बात हम करेंगे मैं आपको थोड़ा सा उनकी तफसील बता देता हूँ। वैसे तो आज जुमा है और जुमे वाले दिन प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होते हैं, लेकिन आज उनकी तबीयत बेहतर नहीं थी, उनको खांसी बहुत ज़्यादा है, वो बात नहीं कर सकते। तो एक तो आप लोगों से अपील है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें, जल्द वो ठीक हों, और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते उन्हें हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। तो इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं है। तो फिर ये एक बिल्कुल ही सियासी प्रोग्राम है। जो इश्यूज़ हैं उसमें एक कैंपेन चल रही है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और उसका मकसद जो है एक मरहले पे तो वो पीटीआई और काफ लीग के बीच दूरियां पैदा करना, पीटीआई के जो लोग हैं उनके लिए ज़रा डिसअपॉइंटमेंट पैदा करना, और फिर जो इसका जो एक और जो खौफनाक पहलू है वो ये है कि पीटीआई की क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाना दोबारा, और एक ऐसा तासुर कायम करना कि कोई तब्दीली नहीं हुई 29 तारीख को, बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। क्योंकि जो आज़म स्वाति साहब को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ जैसे पर्चे दर्ज हुए, ये वही पैटर्न था जो अरशद शरीफ साहब के लिए इस्तेमाल हुआ, जो मेरे लिए इस्तेमाल हुआ, इमरान रियाज साहब के लिए इस्तेमाल हुआ। पर्चे इसी तरह दर्ज किए गए पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ दूर दराज इलाकों में, और मकसद जो था वो आपको पता ही है क्या था। तो वो पैटर्न वही है। तो एक इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जिसमें तहरीक इंसाफ जो है अपने अलाइज़ के साथ भी लड़े और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़े। और दूसरी जानिब मैं आज आपको गुफ्तगू के कुछ हिस्से सुनवाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये 13 जमातों के जो लोग हैं ये इमरान खान से किस कदर उनको बुरा जानते हैं, उनसे नफ़रत कितनी करते हैं, और इनकी जो गुफ्तगू है उसमें आपको इशारे मिलेंगे कि ये उनको फ़िज़िकल एलिमिनेट भी करने के बारे में सोच सकते हैं, और उनको जिन अलकाबात से, जिन नामों से ये नवाज रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि इनके अपने जहनों में, इनके अंदर क्या चीज़ चल रही है। ताज़ा तरीन सबसे पहले आपको दे दूं कि इस वक्त भी मोनस इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब से बातचीत कर रहे हैं ज़मान पार्क में, और इस वक्त बिल्कुल पीटीआई और जो मुस्लिम लीग काफ है उसके बीच कोई दूरी नहीं है। मैं आपको आगाज़ में इमरान खान साहब का वो गुफ्तगू मैं आपको सुनवा देता हूँ, जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि पूरा इख्तियार उनको दे दिया है परवेज़ इलाही साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो डिसोल्यूशन आर्डर जो परवेज़ इलाही साहब करेंगे उसकी कोई कॉपी या उसकी कोई तफसीलात जो हैं उससे इमरान खान साहब को आगाह कर दिया गया। ज़रा सुनवा दीजिए क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब। अब ये जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, ये बिल्कुल एक ज़हर कातिल है ये पीडीएम के लिए। उनकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। जो वो पिछले 2-3 दिनों से अपने सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके जो भी टेंटिकल्स थे, जो भी उनके एसेट्स थे, उनके ऊपर ख़र्चा करके बड़ी इन्होंने ख़बरें छपवाईं
और ये एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश की कि परवेज़ इलाही साहब पीछे हट गए हैं, मोनस इलाही साहब पीछे हट गए हैं और इमरान खान साहब और उनके बीच दूरी आ गई है और बस अब वो तो जनरल बाजवा की बात मानेंगे, जनरल बाजवा की बात सुनेंगे। जो बात एक बहुत सच बोला मोनस इलाही ने। एक तो मैं ये बता दूं कि दोनों जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ जमातें हैं, एक नुक्ते पर वो इकट्ठी हैं, तो अपने अपने तौर पर जो भी को कोशिश करता है वो उस पर इंडिपेंडेंट है, जो भी किसी से बात करे। और इसीलिए दोनों जमातों ने इन मामलात पर एक दूसरे के हवाले से कोई किसी किस्म की भी जो बयानबाजी है उस पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। एक सेंसर है उनका। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा मेरा इब्तदाइया लंबा हो गया। एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि तब्दीली नहीं आई, और जिस तरीके से आज़म सवाती साहब को यहाँ से मूव किया गया, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सिविलियन हुकूमत के ये बस की बात नहीं, और शायद अभी भी जो 29 से पहले की जो रिजीम थी उसके अभी लोग सारे के सारे वहीं इन प्लेस हैं और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। आपकी असेसमेंट क्या है कि ये सब कुछ वहीं से हो रहा है, या ये जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये उस तासुर को कायम रखने के लिए बिल्कुल उसी अंदाज में काम करने जा रही है? देखिए, मैं पहले दिन से कम मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं था कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसकी दो कोशिशें बहुत बड़ी हैं। नंबर एक कि पीटीआई को और एस्टेब्लिशमेंट को बाकायदा एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए, और दूसरा ये कि हर जो कुछ भी इनकी गलती है, ये जो कुछ भी ब्लंडर करते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे, फौज पे आ पड़े। वो कोई भी आप बड़ा केस देख लीजिए, जो भी मसाइल बने हैं पाकिस्तान के, आप मसला बनता बाद में है, पहले आप देखते हैं सोशल मीडिया पे दाएं बाएं कुछ यूट्यूबर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं और सारा मलबा एक तरफ डालना शुरू कर देते हैं कि पीडीएम की गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस सिलसिले में मासूम है, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ किया नहीं उन लोगों ने। दरअसल आप जिन जमातों को ये इकट्ठी हुई ना 13 जमातें, इनको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये 80-90 की दहाई से बाहर नहीं आ सके अभी तक। ये अभी तक नहीं समझ सके कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, पॉलिटिक्स को इवॉल्व करना है। ये खानदानी लिमिटेड कंपनीज हैं और उसी तरह चल रही हैं ये, चाहे वो आप किसी भी जमात को देख लीजिए उसमें क्या हाल है उसका। और खानदानी लिमिटेड कंपनीज में अपना होल्ड बरकरार रखने के लिए यही वो टैक्स थी जो पहले चल रही थी, ये वो टैक्स हैं जो आज चल रही हैं ये। तो इसमें आम आदमी को समझाने की जरूरत है कि आप देखिए, कोई भी वक्त हो, एस्टेब्लिशमेंट आपके पाकिस्तान की है, फौज आपकी है, वो सद तक कभी नहीं जाएगी जिससे अवाम उससे मुश्तल हो जाए, क्योंकि फौज की बड़ी स्ट्रेंथ उनके हथियार नहीं है। हथियार तो इस्तेमाल बाद में होते हैं। फौज का जज्बा, फौज की जो हिम्मत है, इस्तकामत है, जिस मोटिवेशन से आगे जाते हैं वो उनको मिलती है अपनी कौम के साथ जुड़ के। कौम जितनी मजबूती के साथ अपनी फौज के साथ जुड़ी होगी उतनी ही फौज तकड़ी होकर लड़ेगी। दरअसल लड़ाई तो हमेशा कौमें लड़ती हैं, फौज तो हथियार है कौम के हाथ में। तो फौज कैसे इस किस्म का कोई काम कर सकती है जिससे, और ख़ास तौर पर जो माहौल इतना चेंज हो गया हुआ है, तब्दीलियाँ हो चुकी हुई हैं, उसके बावजूद भी अगर हम यही तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं तो नुकसान हम किसका कर रहे हैं? कोशिश उनकी अब भी यही है कि पीडीएम एक तरफ होकर बैठ जाए, सारा मलबा आके पड़े या तो पीटीआई पे या एस्टेब्लिशमेंट पे। अगर नहीं हो सके इन दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए। अच्छा, क्योंकि पीडीएम के पास, जनरल साहब, पीडीएम के पास, सॉरी आपने बड़ी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात कही कि अवाम की ताकत ही से फ़ौज लड़ती है। लेकिन सर सवाल ये है कि अगर ये पीडीएम वाले जो हैं ये अपने आप को बड़ा मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब से भी तो फिर बड़ी एक मासूमियत का इजहार किया जा रहा है कि ये सारा मलबा उन पर पड़ रहा है और वो अपने ऊपर पड़ने दे रहे हैं मलबा, कोई बयान नहीं दे रहा। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो DGISPR और DGISI आके तो करते हैं उसी बयानिए की बात, जो बयानिया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत दे रही है, पीडीएम दे रही है। और अभी आप ज़रा पैटर्न तो देखें, ये इतनी 16-17 FIRs दर्ज करके IG के जहाज़ में आज़म सवाती को ले जाना और आना, और ये इसकी कोई एक्सप्लेनेशन, और फिर अपने आप को
इससे डिस्टेंस क्यों नहीं करते? एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं डिस्टेंस करती है अपने आप को इससे? छोटी छोटी बात पर ट्वीट आ जाते हैं, छोटी छोटी बात पर एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं, लेकिन एक सेनेटर 74 साल पीटीआई का, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसके हवाले से कोई अपने इस हुकूमत के हवाले कोई बात नहीं कर रहा। और फिर तब्दीलियां अभी तक तो स्पेकुलेशन है, सिवाय इसके कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ चेंज हुए हैं, बाकी तो सब नीचे वही रजीम है जनरल साहब। देखिए, चेंज टॉप से जब पाकिस्तान फौज की चेंज जब होती है या फौज पाकिस्तान में चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, तब्दील हो चुकी होती हैं इसके साथ। एक तो जो एक सोच है नए आदमी की, जो नए चीफ की सोच है, अभी तक शायद कौम को उस बात से पता नहीं चल सका। दूसरा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसको हमारे लोगों ने भी बहुत मिस हैंडल किया, सही तरीके से हैंडल नहीं कर सके। हर चीज़ का मलबा अपने ऊपर डलने दिया उन्होंने, उसके बाद जब रिएक्ट करते हैं तो फिर कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। मॉडर्न डे एंड एज में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा काम करते हैं, जब तक आप पेशबंदी नहीं करेंगे, जब तक आप इसको एंटिसिपेट करके अपने इक़दाम सही नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ेंगे। और अब भी यही हाल है। अब चूंकि एक चेंज हो रही है, पोस्टिंग्स हो चुकी हुई हैं, नए लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, शायद इसमें कुछ दिन लगे, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सारा इसको हैंडल करने के लिए एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है, ताकि इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को उस जगह पे खड़ा करे जहाँ पे उसके अवाम चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान के अवाम की उमंगों के मुताबिक उनका दिफा भी करें, उनकी प्रोटेक्शन भी करें, और जो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान के अवाम को मदद की, किसी किस्म की, फ़ौज पाकिस्तान वहाँ पहुँचें, अपने भाइयों की मदद करें। ये इन क्रक्स में जो हमारे अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से चाहते हैं। और उम्मीद ये है कि जो कुछ काफ़ी अर्से चीज़ें तब्दील हुई हैं, मुझे उम्मीद ये है कि बहुत जल्द आप इसका अमली मुजाहरा भी देखेंगे। शायद आप फ़ौज उतनी बात नहीं करेगी, फ़ौज अपने अमाल से, अपने काम से ये साबित करेगी कि वाकई जो एक फ़ैसला किया है फ़ौज ने गुज़श्ता 1.5-2 सालों से, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे लाके खड़ी कर रही है जहां पे पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। अच्छा, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, जब आपको ये इतला मिली कि एक भगौड़े को जो सुप्रीम कोर्ट से सज़ा याफ्ता है, जो पाकिस्तान में एक एब्सकॉन्डर है, जिसके फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं क्योंकि वो अदालत से इश्तिहारी है, कानून से भागा हुआ है, उसको सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब का वो भाई है, तो कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल नहीं करता। इंतहाई ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, और कोई पूछ नहीं रहा कि जनाब ये किस तरीके से ये हुआ। और फिर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, कंसल्टेशन अहम मामलात पर ऐसे बंदे से लंदन जाकर। तो आपका मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में क्या आई? आपका मतलब, आप उस इदारे से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी अहम आपकी पोस्टिंग्स रही हैं, तो अगर पाकिस्तान के लोग कुछ अगर उनके जहनों में फिर सवाल उठते हैं इससे, तो वो सवालात को आप रोक सकते हैं अगर आप करें भी कुछ ना, और लोगों से आप तवक्को करें कि वो सवाल भी ना करें। लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजरी। देखिए, मैं प्योरली एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफ़ा के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का शदीद रंज है, नंबर एक, कि आपकी कोर्ट्स ने एक आदमी को कन्विक्ट किया है और आप किसी भी बहाने से उनको बाहर जाने दें, चूंकि वो एक बहुत बड़े शख्सियत रहे हैं, कि अब बाकी 22 करोड़ अवाम जो है वो कीड़े मकोड़े हैं आपके, उनके हकूक़ नहीं हैं, उनकी कोई सेहत का, उनके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्या उन लोगों से पूछने को तैयार नहीं है कि आपका इलाज यहाँ नहीं हो रहा, ये 22 करोड़ अवाम को भी साथ ले जाए जहाँ इनकी तकलीफ का इलाज हो सके। नंबर एक। नंबर दो, जब आप देखते हैं कि ज़मानतें ऐसे लोगों की हो रही है जो कन्विक्टेड हैं और ज़मानत के ग्राउंड्स कोई नहीं है, तकलीफ होती है इंसान को। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपकी एक ऐसी हुकूमत मार्द वजूद में आ गई जिनमें से तकरीबन 60% लोग हैं जिनके ऊपर FIRs हैं, मुख्तलिफ केसें मतलूब है, और आपके वज़ीर दाखिला माशाअल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं कोई ज़ाती इख्तिलाफ उनसे नहीं है, लेकिन उनका 3-3.5 साल में उनकी कोई इंडाइटमेंट ही नहीं हो सकी। आपका अदालती निज़ाम देखते हैं आपको तकलीफ होती है। फिर आप देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म वो शख्सियत बन गए हैं जो 1 साल से इंडाइटमेंट को किसी न किसी तरीके से टालते आए हैं। इसी तरह
जो एक्स चीफ मिनिस्टर बने कुछ दिनों के लिए हमजा साहब, तकलीफ तो होती है इस बात पे, एज ए पाकिस्तान की शहरी तकलीफ होती है। और हम जैसे लोग जिनको इस मुल्क ने बहुत ज़्यादा नवाजा है हर लिहाज से, अल्लाह ताला के फजल करम से, हम जैसे लोगों की तकलीफ भी ज़्यादा होती है और हमें इस लिहाज से जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती है कि हम अपनी बात उठाएं, बात करें और लोगों को कोशिश करें कि लोगों को जगाएं कि क्या हो रहा है, जहाँ पर भी हमारी बात पहुँच सकती है। ठीक। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा टची इशू है जिस पे पूरा पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है, लोगों के दिल दुखे हुए हैं। मैं आज भी जिस जगह जाता हूँ लोग मेरे गले लगते हैं, मिलते हैं और यकीन करें उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो अरशद शरीफ का जिक्र करते हैं। एक सवाल करते हैं मैं आपसे, मुझे पता है आप कोई इस वक्त कोई सर्विस में नहीं है, आप एक इदारे से आपका ताल्लुक़ ज़रूर रहा है, लेकिन अभी आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, आप अपनी ज़ाती एक हैसियत में बात कर रहे हैं। लेकिन सर लोग ये सवाल करते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और कहा गया कि जी ये पता लगाया जाए कि किसने क्यों वो गए यहाँ से बाहर, हमारे साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद कहीं पर कोई हमें हरकत नज़र नहीं आती, कोई पूछगिछ नज़र नहीं आती, सिर्फ ये कह देना कि जनाब हमने तो, हमारे साथ तो वो राब्ते में थे, हम तो वापस ला रहे थे। तो फिर मेरे साथ तो वो शेयर करता है वो सारी चीज़ें, अगर मैं अभी बोलना शुरू करूं तो ये चैनल शायद ऑफ एयर हो जाए कि, लेकिन बस ये काफ़ी हो गया, बस उनकी तरफ से ये जवाब आ गया, इससे लोग मुतमईन हो जाएंगे। क्या किसी ने कोई कोशिश की है संजीदा अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ने की? और जब वो नहीं करते तो फिर मुझे ये बताइए कि क्या उंगलियां नहीं उठेंगी उस तरफ? देखिए, समय जिस दिन ये हादसा हुआ, अल्लाह उनकी निजात बुलंद फरमाए अरशद की, और जिस दिन जनाब मुनीर की तकरीरी का ऐलान हुआ था तो मुझे किसी मीडिया में किसी ने पूछा था कि कौन से काम करने चाहिए। मैंने कहा फौज से, बाकी सब तो वो काम करेंगे, लेकिन 3 इतने अहम चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। नंबर 1, जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया उसका सारा मलबा फौज पे पड़ा और डायरेक्टली लोगों ने सोशल मीडिया पे हमारे एक्स आर्मी चीफ को ब्लेम किया। मैं ही समझता हूँ इस लिहाज से वफाद पाकिस्तान के और नया सरबराह के तौर पर जनाब मुनीर से मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूँगा उनके कि इसका वो खोज लगाने के लिए जिस हद तक कोशिश करी जा सकती करनी चाहिए, ताकि कम से कम फौज का, हमारे एक्स चीफ का जो नाम है, इससे जो बदनामी हुई उससे बाहर निकले। इसका पता लगाना बहुत वजह से जरूरी है, लेकिन इस वजह से और ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, आजम स्वाति साहब के साथ जो भी हुआ, उनके अहल खाना के साथ जो भी हुआ, ये फिर सारा मलबा वफाद पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की फौज के उस वक्त के सरबराह पे पड़ा। इसको भी तस्तज बाम करना उतना ही क्रिटिकल है, ताकि ये जो एक लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ जाती है उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप हक़ाइक़ सामने लेकर नहीं आएंगे। ये भी बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। और तीसरा जो बहुत बड़ा एक सवाल इस वक्त भी पूरी हुकूमत के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोलियां लगती हैं, दिन दिहाड़े लगती हैं और आज तक उसकी किसी पेशरफ नहीं हो सकी। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजरता है, उसको हमने तफ्तीश में कोई काम नहीं कर सका। मुझे पता है JIT ने काम करने से इनकार कर दिया। आप उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस बना के उसको आगे तक नहीं ले जा सके। अल्लाह ताला ने बचा लिया, खुदा खास्ता बड़ा हादसा हो सकता था पाकिस्तान के साथ। आप हमें एक और उसका भी इल्ज़ाम देखिए डायरेक्टली, जब वो 3 बंदों के नाम के FIR की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो इनडायरेक्टली तो इल्ज़ाम फौज, इसको भी क्लियर करना मैं समझता हूँ क्रिटिकल है, ताकि वफाद पाकिस्तान पर जो धब्बे लगे हुए उनको मिटाया जा सके और अवाम के दिलों में जो एक डाउट्स है। अच्छा, मुझे जनरल साहब मुझे जाना है, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे रोक रहा हूँ, पर यहीं से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर और ख़ास तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, उसका जो परसेप्शन बना है इस वक्त, एक बहुत बड़ा ये क्राइसिस है कि उस नाम को कैसे क्लियर किया जाए। अगर एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर इन मामलात की तहकीकात क्यों नहीं हो रही। और ब्रेक पर जाने से पहले जनरल मुस्तफ़ा साहब यही बात कर रहे थे, ये बड़ी अहम बात है कि 3 नाम दिए FIR के लिए, लेकिन FIR दर्ज होने में इतनी प्रॉब्लम हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात भी उस स्पिरिट में उन पर अमल दरामद नहीं हुआ
जैसे कानून में लिखा हुआ है। तो ये इस चीज़ ने कोई नेक नामी में इजाफा नहीं किया, और बहुत बेहतर होता अगर कानून के मुताबिक काम होता और फिर उसमें नाम क्लियर हो जाता। जी जनरल साहब, आप बात कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप वो कंप्लीट कर लें, तो फिर मैं अगला एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि 3 बहुत बड़े केसेस हैं जो रिसेंट पास्ट में हैं, और अवाम के नज़रों में जिस तरीके से सोशल मीडिया ने किया और जो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पे शोर हुआ कि इसमें एक तरह से या दूसरी तरीके से डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया गया इसमें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस हों, बड़ी अपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो, पता लगे लोगों को कि कौन एक्चुअली मुजरिम है, क्या वजूहात है, किस बना पर ये सब कुछ हुआ और कौन इसमें करने में इसमें लोग शामिल थे। और अगर अपने इस्टेब्लिशमेंट के अगर लोग हैं, खुदा न खास्ता कोई, अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे नहीं होगा कोई भी, लेकिन है, उनको सजा दी जाए ताकि कम से कम ये जो धब्बा है आपकी फौज के ऊपर पड़ा हुआ, हमारी फौज के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं इतने बड़े बड़े, और अगर किसी इंडिविजुअल अगर ये एक्शन किसी इंडिविजुअल ने कराए भी हैं तो उस इंडिविजुअल को इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि इदारे की बदनामी जो है वो खत्म हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको सजा मिलनी चाहिए अगर जो कोई इन्वॉल्व है इसमें। तो मैं अव्वल तो मुझे उम्मीद है ऐसी नहीं बात होगी, लेकिन है खुदा ना खास्ता कोई तो सजा मिलनी चाहिए ताकि इदारा किसी एक शख्सियत का मोहताज नहीं होता। पाकिस्तान फौज की खूबी यही है कि शख्सियात आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इदारा अपनी कायम है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत इदारे के तौर पर अपने कौम के दिफा के लिए, अपने कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के तैयार भी है और दे भी रहे हैं डेली के हिसाब से। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपको ना इमरान खान साहब ने तो आज भी ये कहा है इंतखाबात की बात करें तो हम इनसे मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं, वगरना असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि ये इंतखाब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आज खान साहब ने बहुत बड़ी ऑफ़र की है इनको, और डेफिनेटली जो बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशंस हो रही हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, सदर मुमलिकत हैं, उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो टॉप की जो शख्सियात हैं वो भी यही चाह रही हैं बिल्कुल कि मुल्क में ये क्राइसिस ख़त्म हो। लेकिन पीडीएम के लोग जो ज़बान जो इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें वज़ीराबाद का जो उन पर अटैक हुआ उसको जहन में रखें, और ये गुफ्तगू मैं चंद रहनुमाओं की आपको सुनवाता हूँ, तो फिर आप फ़ैसला करें कि ये इस वक्त जो गवर्नमेंट है ये मामलात को सुलझाना चाहती है या ये यहाँ पर अपनी सियासत के लिए न जाने क्या कुछ ये करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको वज़ीर दाखिला जो गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान के लिए, किस तरह उस फितना कह रहे हैं, आइए ज़रा आपको सुनवाते हैं। यानी सर कुचलना चाहिए, ये फितना है, कुचलना चाहिए सर। देखिए फिर वज़ीराबाद का हमला ज़रा ज़हन में लाइए। मरियम नवाज़ क्या कहती हैं, यानी इसे इबरत का निशान बनाना है। अब ज़रा वज़ीराबाद में जो हुआ उसको भी जहन में लाइए, और जो आज़म सवाती के साथ हो रहा है, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, इबरत का निशान बनाना है, ये मरियम नवाज़ कह रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की भी सुन लें, कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह को, हकीम को हरकत में आना चाहिए। और हकीम क्या कह रहा है, सर कुचलना है, सर कुचलना है, हकीम कह रहा है। और ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को सुनो वो क्या कह रहा है। अब आ जाइए ज़रा मियाँ जावेद लतीफ़ की मैं आपको बात सुनवा देता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि उसको नकेल डाले नकेल। अब मैं नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ, उन्होंने इस्तेमाल किए अल्फाज फैसल वाडा के, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं। लाशें गिरेंगी और खून बहेगा, फैसल वाडा ये कह रहे हैं। ज़रा वज़ीराबाद हमला ज़हन में लाइए। और अब मैं आखिर में आपको आसफ़ अली ज़रदारी की वो गुफ्तगू सुनाता हूँ जो रात उन्होंने की। ज़रा उनके अल्फाज सुनिए, हालांकि समझा जाता है कि वो बहुत ही समझदार आदमी हैं, और ज़रा देखिए किस तरह बावले होकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। सुनाइए जी। ये कह रहे हैं कि वर्ड यूज़ कर रहे हैं भौंकना, क्या कौन भौंकता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो बावलापन है। और ज़रा ज़हन में लाइए कि वज़ीराबाद में जो हुआ वो किसने किया होगा, किसके इमा पर किया होगा। मुझे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, मैं वापस आता हूँ तो फिर अलीना से और जनरल साहब से इसी मौजू पर और कुछ और मौजू गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक। मैं जो ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने गुफ्तगू सुनवाई मैं उस पर भी कमेंट लूँगा, लेकिन मैं एक और, क्योंकि वक्त कम है, एक जो शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो एक गुफ्तगू की इकबाल की पोइट्री को अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करने की, ज़रा वो सुन लीजिए और फिर मेरा सवाल ये होगा कि कौन कौन से गुनाह एस्टेब्लिशमेंट के ये पाकिस्तानी कौम माफ़ करेगी कि किस किस्म के क्लाउन्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। सुनवाइए जी ज़रा। अलीना, सबसे पहले आपको कुछ समझ आई है? कुछ आप कमेंट करेंगी इस पे? ऐसे में मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मरियम औरंगजेब साहिबा होंगी कमेंट करने के लिए और बाकी सारे लोग मौजूद होंगे, और राना सनाउल्लाह साहब को तो बड़े अच्छे तरीके से इनकी सियाको सबाक के साथ सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है समीर साहब, मैं समझती हूँ कि ये लेगेसी चेंज है या लेगेसी शिफ्ट है। ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमें ज़रूर मिल जाएगा। अभी आपने मरियम नवाज को चलाया, मौलाना साहब को चलाया, बाकी सब लोगों को भी चलाया, और सब यही बोल रहे थे कि इस फितने को ख़त्म करो, इसे कुचल दो। तो यहाँ से एक सवाल और भी खड़ा होता है कि रूल ऑफ लॉ किधर है। फिर जब नवाज शरीफ साहब ये कहने लग जाएं कि फैसल वाडा साहब, तो इसका मतलब है दाल में तो कुछ काला है। लेट्स सी आने वाले दिनों में चीज़ें क्या होती हैं। ख़ास तौर पे हमें ये पता चलेगा ये लेगेसी शिफ्ट है या लेगेसी चेंज है। जी, अब जनरल साहब वक्त क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कम है, बट आई वांट योर लास्ट कमेंट ऑन दैट सर। ये सारी जो सूरत, नंबर 1 तो शहबाज शरीफ साहब के जुबान पे ये शेर सजता ही नहीं है। नंबर 2 जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, ऑनर, ये अल्फाज उनको नहीं बात करनी चाहिए। बाकी इसके बाद बाकी आप समझते हैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बताइए कि ये मुसल्लत ये रजीम हुई 7-8 महीने पहले, तो जिन लोगों ने मुसल्लत करने में जो सहूलतकार, कभी हमें उनका नाम मालूम होगा? कभी कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? देखिए, आजकल तारीख चीज़ें इतनी जल्दी उगल देती है कि उसका देर पता चलता ही नहीं है आपको। आमतौर पर कायदे समंदर जो है वो कहीं अपनी लाश अंदर नहीं रखता, बल्कि बल्दी बाहर निकाल के फेंक देता है। तो ये दुनिया के समुद्र में ये चीज़ें ज़्यादा छुपेंगी नहीं, आपको बड़े जल्द सारी स्टोरी सुबह बिल्कुल बाज़ सामने आ जाएगी आपके। और लोगों को जनरली आउटलाइंस तो जल में लोगों का अंदाजा है, कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन आपके सामने सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और पाकिस्तान जिस मुश्किल में से गिरफ्तार है, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, उनका भी आप सबको अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह खैर रहम करे। पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है जिसका आपको मुझे अंदाज़ा है। हम समझते नहीं रहे कि पाकिस्तान एक्चुअली डिफॉल्ट कर चुका हुआ है इन एक्चुअल टर्म्स। अब हम सिर्फ मांगे तांगे के चंद दिन गुजारा कर रहे हैं। अभी जो हमने पैसे वापस करने हैं इस साल तकरीबन $20 बिलियन, तो कहाँ से आएंगे? अभी फिलहाल तो $1 बिलियन देना है, तो हमें अपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। आपने बहुत बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, और इस दुआ के साथ कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया पाकिस्तान के साथ, न सिर्फ उनके नाम सामने आए, उनको वो सज़ा मिले जो आइंदा आने वाले लोगों के लिए इबरत हो, और इंशाअल्लाह अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी सोमवार को अल्लाह ने के बाद। देखिए भाई, क्यों चल रहा है ये तो मेरे ख्याल है सब जानते हैं, ठीक है ना। ये केस को आप यूँ समझ लें कि जाली केस जो है इस तरीके से कि ये इन्होंने हम पे चीटिंग का, फ्रॉड का 420 का एक मुकदमा बनाया, ठीक है जी। यानी कि हमने किसी को चीट किया। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, इनको एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे जी हमने इनको चीट किया। तो इसीलिए इनके तफ्तीशी ऑफिसर ने बाद में स्टेटमेंट जमा कराया। वो स्टेटमेंट ये नहीं था कि जी हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं मिला, वो स्टेटमेंट ये कि जी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। सोचें आप, जुल्म। और ये इस किस्म का जाली केस था। और दूसरा जो फ्रॉड का मुकदमा होता है ना 420 का, इसमें शख्सी जमानत पे जो है ना जमानत हो जाती है। कोई भी जाके अपना आईडी कार्ड पे जमानत करा लेता है। उस पर आपने 18 महीने, 1.5 साल जो है हमारे मतलब हमारी जमानत नहीं हुई। और हम कौन? हम वो जो उस वक्त $432 मिलियन की टोटल IT एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की, उसमें से $355 मिलियन हम कर रहे थे भाई। 82% की IT इंडस्ट्री हम थे। ये 50 दफ़ा हमने कहा, फिर कोई क्वेश्चन कर लेना। जब आप पाकिस्तान मुल्क में पैसा लाने वालों के साथ ये करेंगे, फिर वही होगा जो इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी का हाल है। और शख्सी जमानत वाले इस केस के अंदर 1.5 साल यार,
और खाली ये नहीं है मेरे पे मुकदमा करना था, आप करते, आपने मेरी कंपनी बंद कर दी, आपने गाड़ियां सीज, अकाउंट बंद, आपने हर चीज, मेरी माँ की FIR काट दी, बीवी की FIR काट दी। ये होता है यार कि जाली केस की भी कोई एक अजीब व गरीब की फॉर्म है। मतलब आप समझें 11 जजेस ने भाई नॉट बिफोर मी किया है हमारे केस में, तभी वो 1.5 साल तक चलता रहा जमानत का मुकदमा। एक दफा तो ये हुआ कि भरी अदालत में हमें बाइज्जत बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आया जी नॉट बिफोर मी। लेकिन इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। जो लोग भी हक पे खड़े रहते हैं ना, डरते नहीं है, बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, उनके खिलाफ ये केसेस होते हैं भाई। सभी साहब यहाँ खड़े हैं, उनके खिलाफ अरशद शरीफ और आप देखें इमरान रियाज, इमरान खान साहब को आप देख लें, ये इन ऐसे लोगों के खिलाफ ये केस होते हैं भाई। अगर आप हक पे खड़े रहेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ये जाली केस होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दे दी, उसने जान दे दी अपनी, तो अगर पाकिस्तान की खातिर है ना, तो ये इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।